तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली जैग एंट्री के जितने भी कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि हजारों एंड हजार की संख्या में लगातार आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कारवां भी कितना खूबसूरत है। हमने जैग 27 देखा, हमने जैग 28 देखा और फाइनली जैग 29 हमारे फिर से सामने है कि अगर वाकई में आप में जज्बा हो किसी चीज को पाने का, क्योंकि जब जैग एंट्री की बात होती है तो हर लॉ एस्पिरेंट के लिए एक मौका होता है कि वो अपने वकालत के प्रोफेशन को और साथ ही साथ इंडियन आर्मी जैसे प्राइड दोनों को ही साथ में जीने का मौका पाता है। पहले जैग 28 की जब हम बात करते हैं तो साहस चौधरी ऑल इंडिया रैंक 2 पाकर के एक रिकॉर्ड स्थापित किया देश के सामने कि अगर वाकई में जज्बा हो तो आप बेहतर कर सकते हैं। और एमकेसी परिवार का और खुद के परिवार को और कहीं ना कहीं इस देश को गर्व महसूस करने की एक बड़ी वजह थी। आज फिर से हम लोग जैग 29 को लेके यहां पर सामने हैं और ये बहुत जरूरी है कि जितने युद्ध स्तर पर लग करके आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जरूरी है कि उसी हिसाब से और उसी फोकस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रखें, क्योंकि केवल फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, जरूरी है वो फोकस्ड प्रिपरेशन की। और कहीं ना कहीं आप में वो मैच्योरिटी है, आप में वो सिंसियरिटी है, बस जरूरत है एक बेहतर गाइडेंस और पॉजिटिव सिनेरियो में आगे बढ़ने का, जो जैग 29 में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो आज इस मसले को लेकर करने वाले हैं और लगातार आपने डिस्कशन देखा है हम लोगों का कंटिन्यू। हर बार आपके फॉर्म आने के बाद हम सामने आते हैं और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को आपके सामने डिस्कस करते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हमारे साथ हैं कैप्टन एसके सर। स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो उसी कड़ी मैं कहना चाहूंगा एमकेसी परिवार का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब से ये अवेयरनेस की चीजें आई हैं सर, और कहीं ना कहीं लगातार आपका भी गाइडेंस रहा, जहां आपने जैग एंट्री को लेकर के देश में लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था पूरे देश में कि जैग एंट्री मतलब मालूम नहीं क्या है। बट आज जिस तरह की पॉजिटिविटी मुझे युवा के अंदर दिखती है सर, पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है सर और रिजल्ट बढ़े हैं। और रिजल्ट तो सर साफ साफ है। हर्ष की बात करूँ तो हर जो संख्या उसमें सर इनका जो है जबरदस्त सिलेक्शन आ रहे हैं और ऑब्वियसली इसमें सबका योगदान उन बच्चों की मेहनत है और कहीं ना कहीं एमकेसी परिवार तो एक एफर्ट्स कर ही रहा अपनी तरफ से। तो सर हम समझना यही चाहते हैं कि जैग एंट्री की जब बात होती है सर, तो जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ क्या हो सकता है, और क्या वाकई में इसमें सफलता पाना आसान है जो हम रिकॉर्ड स्थापित करने आए अभी तक? हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत मैच्योर होते हैं, सबसे मैच्योर एंट्री में मानी जाती है। ये एजुकेशन कोर हो गई या जैग एंट्री हो गई, और इनका जो एक्सपोजर है वो भी लगभग हो चुका है। सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं इस एंट्री के लिए। तो अनएक्सपोज नहीं है ये लोग, मैच्योर हैं, इनके लिए तो बहुत आसान हो जाती हैं ये सब चीज़ें। अगर ये सही से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व को अगर सही ढंग से पहचानेंगे, ये तो बिल्कुल आसान है इनके लिए। और बड़ा प्राइड का ही बात है कि सर वर्दी में जो है कहते हैं कि आप वकालत करें तो उसका मज़ा ही कुछ और है। एक अलग प्राइड, एक अलग फीलिंग, एक अलग एहसास है। हम लोग अक्सर सौर्य मूवी का जिक्र करते हैं इसमें, और राहुल बोस ने बड़ा अच्छा एक्टिंग किया था, एज ए मेजर की रैंक पे वो इसमें रहे थे। और ब्रिगेडियर का रोल तो कमाल का जो है के मेनन ने किया था। वो आई थिंक पूरे देश के जितने भी कैंडिडेट, वो एक सबसे जैग वाले तो लगभग सारे ही देखते हैं उस मूवी को सर। वेरी इंस्पायरिंग मूवी। बट मसला यही आता है कि उस मूवी को हम देखते हैं, उन पर्सनैलिटीज को हम देखते हैं। अहम क्या है कि वो मूवी देखना केवल एक फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स की जरूरत है। क्योंकि सर मैं टेक्निकली देख पा रहा था, तो मैं मूवी का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इन कैंडिडेट्स को समझना है कि आपके सामने हायर अथॉरिटीज हैं, आपको उनकी पद के गरिमा का भी ख्याल रखना है और जो लीगली गलत है उन बातों पे स्टैंड भी लेना है। मेंटल करेज सर, मेंटल करेज इस एंट्री में बहुत मायने रखता है सर। और दूसरा, क्योंकि ये मैच्योर हैं तो ये इमोशनली इम्बैलेंस्ड नहीं हो सकते। राइट, ये इमोशनली बैलेंस्ड रहें, मेंटल करेज आपका हाई रहे। और क्योंकि आपको जो काम भी करना है सर इन लोगों को आगे चल करके, ये डिवीजन हेडक्वार्टर के नीचे कभी काम ही नहीं करते हैं। तो ये रेजिमेंटल लेवल या ब्रिगेड लेवल पर काम करने वाले लोग नहीं हैं, इनको अनएक्सपोज तो रखा ही नहीं जा सकता है। ये बहुत लिमिटेड होते हैं। देखिए इनकी वैकेंसी भी सबसे कम निकलती है, तो उसमें अगर आप जगह बना के जा रहे हैं तो आप अनएक्सपोज नहीं रह सकते। ये तो दिमाग से ख्याल ही निकाल देना चाहिए इनको। जब इस पॉइंट को लेके बात आई कि बिल्कुल इन्हें जो है इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होना है, मैं बिल्कुल मानता हूं सर। और करेज वर्ड तो आपने बिल्कुल सही कहा, और बड़ा ही मैच्योर करेज की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि सामने आपके सामने ऑफिसर्स हैं और उन्हें उस सच्चाई का एहसास कराना है, जबकि वो देश सेवा के लिए तत्पर हैं। उनके कई सारे निर्णय उनके प्रॉस्पेक्ट से सही हैं, बट टेक्निकली देखा जाए, मानवता के दृष्टिकोण से देखना जाए, मानवाधिकार दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो गलत भी हैं ओवरऑल। बट उन सब की चीज़ बैलेंस करते हुए चीज़ों को सही स्थान पे ले जाना। और ऑब्वियसली आप एक फौजी जो इतनी बड़ी ट्रेनिंग लेके गया है, आप उसको कोर्ट मार्शल जैसे प्रोसीजर के लिए ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कितनी मैच्योरिटी, कितना बैलेंस और कितना पॉजिटिव कैरेक्टर के लोग होते होंगे जो सर मुझे लगता है कि इसके लिए प्रोसेस करते हैं। इस बात का सर जिक्र करने का उद्देश्य मेरा ये था, क्या
इस चीज के अफेक्ट को हम एसएसबी के दौरान भी देखते हैं जब हम साइकोलॉजी G2 इंटरव्यू की बात करते हैं सर, तो क्या कुछ चीजें बदल जाती हैं इस हिसाब से सर? साइकोलॉजी में बिल्कुल बदलता है सर इनके लिए। साइकोलॉजी में इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स इस एंट्री में सबसे कम होते हैं, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे मैच्योर एंट्रीज में गिनी जाती है, तो ट्रेनेबिलिटी इनके पास होती नहीं है। इनको एनडीए के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। एनडीए इज़ क्वाइट अ रॉ मटेरियल, ये मैच्योर है काफ़ी, तो ट्रेनेबिलिटी तो वहाँ ख़त्म हो जाती है, इनकी लगभग ना के बराबर है। दूसरा, इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट में इनकी इमेजिनेशंस बेहतर होनी चाहिए। अगर इमेजिनेशंस नहीं है जैग एंट्री वाले किसी यंगस्टर के पास, ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, है ना। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं स्टोरी के अंदर आइडिया है बट इमेजिनेशन नहीं है। आइडिया तो आ गया कि हाँ जी ये काम करने जा रहे थे, बट उसको सही से कोरिलेट नहीं कर पाए, वो जो भाषा थी वो उतनी अच्छी रह नहीं पाई, एग्जीक्यूशन सही नहीं है, एग्जीक्यूशन सही नहीं है। तो वो चीज़ें इनके अंदर अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल इमेजिनेशन अच्छी चाहिए। अच्छा, पॉइंट यहाँ ये भी बनता है सर, क्योंकि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं सर जो 5 ईयर लॉ प्रोजेक्ट से आते हैं, दैट मीन उन्होंने 10+2 से ही प्रोग्राम लॉ ग्रेजुएट्स का ज्वाइन किया, क्लैट के थ्रू जो बच्चे गए। तो पॉइंट ये बनता है सर कि जो इनकी लाइफ की जर्नी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, ज़्यादातर सर केस स्टडी एंड इसी तरह के ऑब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द टैट टेस्ट सर ये प्रश्न बन के आ जाता है कि जो भी सिचुएशन या इमेजिनेशन या इमेज इनके सामने आ रही है, उस पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, इनकी थिंकिंग जो होनी चाहिए एज ए लॉ ग्रेजुएट्स होनी चाहिए, या उस स्टोरी को लेके, उस सिचुएशन को लेकर के उससे हट के भी ये सोच सकते हैं, या क्या ओवरऑल सिनेरियो चाहिए सर यहाँ? अब जैसे छोटा सा एग्जांपल दें सर, यहाँ पर ब्लैंक स्टोरी, बाकी स्टोरीज में तो चलिए थीम दिखाया जाता है, ब्लैंक स्टोरी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ऑब्वियस आइडियाज़ लिखते हैं उसके अंदर कि उनके पास एक ही मसला है कि घुमा फिरा करके उसको फौज में कमीशन करा देना है ना। ही हैड अ चाइल्डहुड डिज़ायर राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और वो ऐसा कोई बनना चाहता था। लास्ट में अपीयर हुआ एग्जामिनेशन के लिए, ही क्रैक्ड एसएसबी एंड फाइनली गॉट कमीशन। ये ऑब्वियस आइडिया है, ये सभी के दिमाग में आएगा, इस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती है ब्लैंक स्टोरी के अंदर। तो और इनके साथ ये चीज़ हो सकती है कि ये 5 साल जब लॉ करके आए हैं, वही पढ़ाई की है आपने, he would have thought of something constructive over there, he would have imagined some fast track court, right? क्या बदलाव ला सकता है, क्या बेहतर हो सकता है किसी चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों पर अगर ये बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता है इनके लिए। और ये सही भी है, क्योंकि आप उसी माहौल से आ रहे हैं, तो अगर उस तरह के कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपके अंदर आ रही है और किसी चीज़ को जो कि लीगल प्रोस्पेक्ट से बहुत क्लैरिटी नहीं है और उसमें आप क्लैरिटी की जब बात करते हैं, तो वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी उन कहानियों से झलकती है। मतलब सर बच्चे इस बात को ये ऑफेंसिव इनको होने की ज़रूरत नहीं कि हाँ सर लॉ से रिलेटेड हम कहानियाँ या कानून से रिलेटेड चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई माइंडसेट नहीं होना चाहिए। सर पर्सनैलिटी बिहेवियर की जब हम लोग बात करते हैं तो एक बड़ी चीज़ बारीक सी होती है जो इन कैंडिडेट्स को अच्छे से समझना चाहिए। Selection board is not interested in knowing how much you are educated. They are more interested in knowing how much you have learnt out of it. है ना। तो वो एजुकेशन क्या है, वो तो डिग्री है सर, वो तो कागज पे आ गई है, नंबर लिख गए हैं, ठीक है, मगर उसमें से आपने सीखा क्या है और उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे शामिल करते हैं, आपका खुद का क्या इन्वॉल्वमेंट है उसमें, वो देखा जाए। वेरी राइट। तो ये बहुत अहम है और मुझे लगता है सर ने एक लाइन में ही सारी बात कह दी है ओवरऑल, क्योंकि सिचुएशंस तो बहुत सारी हैं, बस उन सिचुएशंस के एग्जैक्ट सोल्यूशन और उनके आउटकम को सोच लेने वाला ही जो है वो सही एजुकेशन के मायने को समझ सकता है। यही बात सर बढ़ती है इंटरव्यू के दौरान भी, क्योंकि बार बार हम एक पॉइंट तो स्टार्टिंग से उठा रहे हैं कि काफ़ी मैच्योर कैरेक्टर है सर, तो क्या इंटरव्यू में भी कुछ चेंजेस आते हैं सर, या इंटरव्यू ऑफिसर का नज़रिया यहाँ बदल जाता है? क्योंकि सर ये तो सच है कि एनडीए का भी कैंडिडेट है, अदर एंट्रीज की भी, तो यहाँ क्या सिचुएशन होती है? ऑलमोस्ट इंटरव्यू तो सेम ही है सर, 6 CIQ है, उसी के अंदर से होगा। बदलाव इंटरव्यूइंग ऑफिसर के अंदर नहीं आता है, बदलाव इनके अंदर आता है, इनके बिहेवियर में आता है। अब इनकी एज को अगर आप गौर से देखें सर, और जो ये पढ़ करके आए हैं, जायज़ बात है ये सीनियर एडवोकेट तो नहीं होंगे, ये किसी के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इंटर्नशिप होगी कहीं इनकी, और ये अभी नई नई पढ़ाई खत्म करके आए हैं। खुल के ना बोलने की भी इनको हिम्मत है नहीं, ये अभी तक ये मौका ही नहीं आया। सीनियर एडवोकेट होते हैं वो खुल के डिसीजन लेते हैं, इनको खुल के डिसीजन लेने की अभी इजाज़त मिली नहीं है, अभी केवल सुनने की इजाज़त है, सुनने की इजाज़त है और आप सीखो अभी। अब ये सीखने के चक्कर में होता क्या है सर, ये स्ट्रेस्ड रहते हैं और ये इनका जो लाइवलीनेस है वो नीचे दब जाता है, ये वहाँ भी सुनते ही रहते हैं और बिल्कुल जब ये जवाब देते हैं तो ये सहमे सहमे से जवाब देते हैं। इंटरव्यू जैसी कोई चीज़ है नहीं एसएसबी में, इट इज़ इंटरेक्शन।
तो आप कितने इंटरेस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हो किसी सीनियर ऑफिसर से, ये बहुत मायने रखता है। तो इनके अंदर लाइवलीनेस की बहुत कमी देखी जाती है। अच्छा सर, एक प्रश्न यहाँ बच्चों का इंटरव्यू के दौरान मेरे से था कि सर ठीक है सर, C1 C6 क्वेश्चंस होंगे, जो पैटर्न है उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो होंगे, बट कहीं ना कहीं सर कम्युनिकेशन मेंटेन करते करते लीगल मेथोलॉजी इन्वॉल्व होगी, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात हो सर या देश के अंदर भी कोई गतिविधि हो रही हो। वहाँ पे जो हमारा नज़रिया किसी चीज़ को लेके एक्सप्रेस करने का होना चाहिए, हर सर एंट्री के अपने नज़रिए हैं हर चीज़ को लेकर के, तो इन्हें क्या लीगल स्टैंड पे ही नज़रिया रखना चाहिए या वो सार्वभौमिक नज़रिया रखना चाहिए जो एक आम आदमी सोचता है? मतलब इन्हें लॉयर की तरह उस सिचुएशन को सर हैंडल करना है या एक आम छात्र जो कि सार्वभौमिक बातें करता है, यूनिवर्सल बात करता है जो सोल्यूशन की होती हैं? सर सिंस दे आर यंगस्टर्स, बिल्कुल जायज़ बात है, सामान्य छात्र की तरह सोच सकते हैं, बट क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये एट प्रेजेंट एडवोकेट है, राइट, तो अभी एक लॉयर की तरीके से भी सोचना बहुत जरूरी है। ये बेटर ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर है कि आप एक लॉयर की तरीके से सोचिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाए, जिसको हम लोग शुरू में कह रहे थे इमोशनली इम्बैलेंस ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें खास है, अब इस चीज़ को लेकर कोई भ्रम ना लें। अल्टीमेट सर इस बात से हम एक चीज़ निचोड़ पे आ सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है कि एक बैलेंस और मैच्योर जवाब होना चाहिए जो आप खुद को भी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और सामने वाले को भी कर पा रहे हैं, कन्विंस करना। दैट इज ऑल अबाउट। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन एसएसबी, हाउ यू कन्विंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ सर, क्योंकि गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं एंड बॉयज भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि सर जैग एंट्री में गर्ल्स का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी हैवी लेवल का है, बट जैसे ही जीटीओ का पार्ट आता है तो उनमें एक फियर फैक्टर क्रिएट हो जाता है सर कि सर वो जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि सर लॉन्ग टाइम हो चुका है और ये नहीं है कनेक्टेड उतना एग्जैक्टली, तो उसको भी लेके एक फियर रहता है इनके दिमाग में। तो सर जीटीओ के प्रोस्पेक्ट से जैग एंट्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दिमाग खुला होना चाहिए सर इनका। अगर इनकी ग्रुप प्लानिंग अच्छी है, इनका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क अच्छा है, कमांड टास्क इनको अच्छा कर सकते हैं, ये वहाँ ज़्यादा वैल्यू मिलती है इनको। ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं, जाना चाहिए। पहली बात तो शरीर आपका है, फिजिकली फिट रहेंगे तो आप जो हमेशा कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए तो काम कर ही सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो ये आप ही के लिए बेहतर है। रोज़ सुबह उठ करके दौड़ने जाइए। हाँ, ये जिद न मत बनाइए कि मुझसे 10 होंगे, मैक्सिमम करने की कोशिश करिए आप। ऐसा बहुत बार होता है सर, ये जितने व्यूअर्स हैं इसमें से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस आउट भी होंगे और ये रिकॉल भी कर रहे होंगे उस चीज़ को कि कई बार आप देखते हैं कि एसएसबी में 6 जो ऑब्स्टिकल किया है वो ऑन एवरेज रिकमेंड हो जाता है, जो 10 करके 2 रिपीट करता है वो बाहर भी चला जाता है, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है। प्रैक्टिस आपका इंटरेस्ट है, वो आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आप इस चीज़ का डर मत बनाइए कि मुझे 10 करने नहीं तो मैं बाहर चला जाऊंगा। आप दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए। यू आर गोइंग टू बिकम अ कमीशन ऑफिसर, तो आप दिमागी काम पर ज़्यादा जोर दीजिए। तो अल्टीमेट जीटीओ टास्क भी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है आपके, और वो ही अहम है। तो आप इस भ्रम से बिल्कुल बाहर हो जाए, वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। प्रश्न ये भी बड़ा है सर कि जैसे गाइडेंस की बात आती है, क्योंकि अगला प्रश्न वही है सर, क्योंकि इनका लीक से हट के रहा और एग्जैक्टली जब जैक जैसी एंट्री के लिए जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं सर, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज मैंने ये देखा है कि उन्होंने ना 10+2 लेवल पे ना ग्रेजुएशन लेवल पे फौज के लिए कभी वो अपीयर ही नहीं हुए सर, क्योंकि उनका इंटेंशन शुरू से बड़ा क्लियर था कि उन्हें जो है लॉयर बनना है, उन्हें जज बनना है सर। 2 प्रॉस्पेक्ट लेके बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो एक तरीके से उनका कभी कनेक्ट ही नहीं रहा सर फौज से, बट सडनली उन्हें जैसे जैक जैसी अपॉर्चुनिटी का पता चलता है तो उनके अंदर खुशी का सर 10 टाइम प्रवाह होता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि यार फौज भी है और हमने जो पैशन पाला है लॉ को लेकर के वो भी मेरे को मौका मिल रहा है। अहम ये है सर कि अभी सबकी व्यस्तता भी है सर, अलग अलग तरीके से एग्जाम्स हैं, किसी की प्रैक्टिस चल रही है, जूनियरशिप में है, तो ये बहुत सच है कि सर ये उतना ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं। ये सच है कि हम 1 साल का प्लान देते हैं, 14 दिन ही नहीं कोई है, आप एक बार रजिस्टर्ड हुए 1 साल हमारे साथ जुड़ें और अभी से जुड़ें। हम इसको फोर्सफुली भी कहेंगे, क्योंकि तो मैं ये भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ सर के माध्यम से कि ऑनलाइन भी एमकेसी लर्निंग ऐप से आप जुड़ सकते हैं। वेल अप टू डेट आपके इंटरेक्टिव क्लासेस है, वहाँ पे प्रॉपर साइकोलॉजी, जीटीओ इंटरव्यू एंड आपके स्क्रीनिंग पार्ट को डन किया जाएगा। बाकी ऑफलाइन तो हम जबरदस्त हैं, जहाँ आप आके कैंपस का हिस्सा बन के एक बार समय दे सकते हैं। मतलब फॉर्म भरना जरूरी, बट एक बार गाइडेंस भी उतना ही जरूरी कि आखिर हर ट्रस्ट में आपका रोल कैसे। जैसे सर एग्जांपल की बात करें, ओआईआर को लेके भी क्वेश्चन उठा सर इस एंट्री पे, स्पेशली फिर से एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस से सर कहीं ना कहीं दूर तो ये रहते ही हैं। इनके सर ओआईआर की परफॉर्मेंस कैसी है जो जैग एंट्री के कैंडिडेट्स हैं? सर अच्छा नहीं होता है जैग एंट्री के लिए। बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी ड्राफ्टिंग तो ठीक होती है, मगर इसका स्क्रीनिंग का बड़ा मसला होता है इन लोगों के साथ, क्योंकि इनका ओआईआर अच्छा परफॉर्म नहीं करते ये लोग, नैरेट सहमे सहमे से करते हैं, राइट, क्योंकि अभी वो खुल के बोलने वाली आदत पड़ी नहीं है इनको। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज पे कमांड 80% लोगों का होता है। जो जैग एंट्री में कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं 80%। आपके पास अगर
50 बच्चे हैं ना, 50 में से 40 को तो आप देखते तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं यार, इसमें पोटेंशियल है, करेंगे, मगर वैकेंसीज 40 नहीं है। अब एज एन असेसर जब आप उसको कोरिलेट करके गाइड करना शुरू करते हैं तो उस 40 में से फिर वो ढूंढते हैं कि भाई इसमें से सच्चाई के साथ कौन काम कर रहा है। किसी को आपने कोई चीज़ बता दी है वही फॉलो करे जा रहा है, किसी को आपने कोई चीज़ बताई है उसमें वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। वो दोनों के काम का डिफरेंस क्रिएट करना होता है। और यही सर अहम बात है जो हर कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगा। इट्स ट्रू कि आप OIR भी करेंगे, कल को PPDT में अच्छी ड्राफ्टिंग भी करेंगे, आप नरेट भी कर देंगे, आप डिस्कस भी कर लेंगे, बट आपको यही नहीं पता होगा कि एक्सपेक्टेशन क्या थी और मैंने किया क्या। और ये गाइडेंस, इसी बात को एनालिसिस सर ने जो बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे ऐड किया कि इंडिविजुअल फोकस का मतलब यही है कि हम तो ये देख रहे हैं सबकी कम्युनिकेशन परफेक्ट है, ड्राफ्टिंग भी अच्छी है, बट उस नरेशन के दौरान, डिस्कशन के दौरान जिन पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करना है वो आप में है कि नहीं, और फौज के क्या पैरामीटर्स हैं उनको भी समझना उतना ही, उनको बहुत समझना जरूरी है। और ये हर एक्टिविटी में लागू होता है, चाहे वो GD की हम बात कर लें या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की बात कर लें, लेक्चरेट की बात कर लें। जितना जरूरी कंटेंट पे आपकी प्रेजेंटेशन है उतनी ही जरूरी है कि जो बॉडी लैंग्वेज या पर्सनालिटी ट्रेट्स आप दे रहे हैं ग्रुप के अंदर वो कैसा है सर। अच्छा, अब ग्रुप की बात आई तो सर एक पॉइंट उठ गया यहाँ पे, इनका ग्रुप बिहेवियर का क्या स्टेटस है सर? वही मैं कहने वाला था आपसे सर, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अच्छी है, सब कुछ। मैंने ये कहा कि 80% कैंडिडेट्स वो होते हैं जिनके लैंग्वेज सुन करके या ड्राफ्टिंग देख करके लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, बट जब उनको आप GTO ग्राउंड पर ले जाते हैं, जब उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में ग्रुप के काम में आप इन्वॉल्व करते हैं, GD है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, कोई भी, आप उनका ग्रुप बिहेवियर देखिए सर, सिर्फ 20% वो बचते हैं जिनके अंदर तब पोटेंशियल दिखना शुरू होता है कि ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ग्रुप बिहेवियर कहाँ से लाएंगे? वो तो जब कहीं आप गाइडेंस लेंगे किसी, और वो भी इंडिविजुअल, क्योंकि ग्रुप में आप अकेले नहीं है कि आपको अकेले एक कॉमन आइडिया दे दिया। ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 लोगों के अलग अलग बिहेवियर हैं सर, 10 को ऑब्जर्व करके और हर एक को अलग अलग बताना कि तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो वो चीज़ ज़्यादा फर्क डालता है। और मैं जानता हूं कि डिजिटली थोड़ा सर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो रही हैं, बच्चे काफ़ी अलर्ट हैं, अवेयर भी हैं, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि केवल गाइडेंस लेने से काम नहीं चल जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन एक्टिविटीज़ में एक्चुअल में आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप किसी और के कैरेक्टर में खुद को नहीं ढाल सकते ना, आपको ऐसा होने की ज़रूरत है। आपका अपना एक यूनिक कैरेक्टर है जो फौज को चाहिए, जो रियल फौजी आपके अंदर है, और जब तक उस तरह से आप इन्वॉल्व नहीं होंगे उन एक्टिविटीज़ में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, हमारे लिए भी जज कर पाना कहीं ना कहीं आसान नहीं हो पाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपने साइकोलॉजी की बहुत लेक्चर ले लिए, बट अनटिल अनलेस आपके डोजियर को चेक ही ना किया जाए और आपको फीडबैक ही ना मिले कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, तो मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं और हम एक ट्रेंड पैटर्न पे, सेट पैटर्न पे जाके खुद को वहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो असफलता का कारण बन जाता है। सर बिल्कुल, प्लॉट ऑफ स्टोरी जो है, अब ये तो एक अलग सी चीज़ है कि लोगों ने कहानी लिखने का तरीका बता दिया, बट जब आप 12 कहानी लिख के भेजोगे और उसको कोई असेस करके आपको बताएगा वापस कि दिस आइडिया वॉज क्रिएटिव एंड लॉजिकल, दिस आइडिया वॉज सिंपल आइडिया बट इट वॉज लॉजिकल, इट वॉज सिंपल बट इट वॉज अगेन लेस लॉजिकल, इट वॉज अ लो लेवल आइडिया, इट वॉज अ नेगेटिव आइडिया, और इट वॉज अ विशफुल आइडिया, है ना। ये अगर चीज़ें नहीं बताएंगे इनको आप, तो वो चीज़ें नहीं, फिर ये इंप्रूव कैसे करेंगे? और सर ये अहम भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उन कहानियों में आपकी पर्सनालिटी को तलाशा जा रहा है। अब पता चला हर स्टोरी अपने आप में ही विलक्षण है, हम समझ ही नहीं पाए ये कौन है, और जब हम ये समझ ही नहीं पाए कि आप कौन हैं तो फिर हम कैसे फौज में आगे लेके आपको बढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में स्टिमुलस का बहुत ज़्यादा रोल है सर। अब ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि इनका PIQ फॉर्म पढ़ने के बाद आपका साइकोलॉजिस्ट जो है एक पर्सोना प्रिपेयर करता है आपका, और आप मैच्योर इंसान हैं, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। अब यहाँ से जो पर्सोना उन्होंने अपने दिमाग में आपका तैयार किया है, क्या आपकी स्टोरीज़, क्या आपके जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसको फुलफिल कर पाती है या नहीं कर पाती है? अदरवाइज इट इज़ अ प्री कंसीव्ड आइडिया 100%। और यही ऑनेस्ट अप्रोच है भैया, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। हमारे डिस्कशन का उद्देश्य भी यही होता है कि हम उन बातों को करें जो ज़रूरी है। अब इसके 2 पहलू हैं सर। एक पहलू है कि ऑब्वियसली आप बेहतर गाइडेंस लेके उन चीज़ों को सही कर सकते हैं हम किसी के साथ, बट उसके साथ साथ ये भी हमारा उद्देश्य होता है कि आप इन बातों को फील करें, महसूस करें और खुद पे काम करना स्टार्ट करें और जज करें कि आखिर आप कहाँ तक
तक उस दृष्टिकोण से सही जा रहे हैं और कहाँ गलत हो रहे हैं, और बाकी तो हम साथ हैं ही हर एंगल से। तो बिल्कुल फॉर्म आप तेजी के साथ अप्लाई कर दिए, तो अब ज़रूरत है कि तेजी के साथ प्रिपरेशन में भी लगें, और प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर गाइडेंस और बेहतर गुरु का जीवन में होना ज़रूरी है। और बिल्कुल आपको एमकेसी परिवार में मिलेगा, कैप्टन सर स्वयं बैठे हुए हैं आपकी हर एक्टिविटी को पर्सनली वॉच करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर भी जज्बा होता है कि इतने एंट्रीज में, हर एंट्री में ऑलमोस्ट हम अपना एक पोजीशन बनाते चले आ रहे हैं जैग एंट्री में, तो परंपरा जारी रहे, और 29 में भी, जैग 29 में भी वो परंपरा हम जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल हम ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 जितना सब चाहते हैं बस ज़रूरत है कि आप उस जज्बे और जुनून के साथ हमारे साथ लगे, जिससे वो रिजल्ट और वो चीज़ें हम ला पाएँ जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं। और अल्टीमेट यही उद्देश्य आपका भी है और यही उद्देश्य हमारा है। बस 2 कदम आप, 4 कदम हम मिलके चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर लास्ट लाइन कुछ जैग एस्पिरेंट्स के लिए। बस अभी ये वक्त है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का। एक ड्रीम आपने वकालत पूरी करके कर लिया है, दूसरा अब आर्म फोर्सेस में आके पूरा करेंगे, तो तैयारी में लग जाएं अभी से, ये सबसे बेहतर तरीका है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल हम दोनों प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन पे भी जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, एवरी मंडे भी फ्रेश बैचेस, और ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप पे जबरदस्त जुड़ सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं आपके लिए। जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, एसोसिएट हो, हमें मौका दें आपके ऊपर कुछ बेहतर काम करने का। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको बेहतर बनाएंगे, और इतना बेहतर बनाएंगे कि आप निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। तो विश यू ऑल गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।